हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देखते हैं कि कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और 60 एमसीक्यू में देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हैं। 60 एमसीक्यू में 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से भी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि क्या आज की स्कोरिंग रहती है। आपने होमवर्क को अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है तो आपके लिए यहाँ पे चैलेंज दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरीज 54 मार्क्स, बीसी कैटेगरीज 52, एससी के लिए 48, एसटी 49 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज 51 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। कारण यही है कि आप लोग ऑल पे सेट नहीं किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। अनुवांशिकी जो है वो जिन की इकाई है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जिन शब्द को किसने दिया था, तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जिन गुणसूत्रों में होता है, बिल्कुल सही है। और जिन जो होता है वो डीएनए का एक भाग है, ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन्हें होगी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, टॉपिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमें बताना है असत्य क्या नहीं, ठीक है ना। पहला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो कि बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था, ये पॉइंट भी सही है। ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि दिल्ली में कह सकते हैं कि ऐबक का मकबरा नहीं है, ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। उनको बहुत मजा आने वाला है जिन लोगों ने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाई गई जो इक्ता प्रथा को समाप्त किया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि सेकंड पॉइंट क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाई गई इक्ता प्रथा को समाप्त किया, जस्ट ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब से साफ यहाँ पे गलत कह रहा है, क्योंकि इक्ता प्रथा को स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था और इक्ता प्रथा का अंत जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट सेकंड गलत हो जाता है। और इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें कि तुर्कान चिहलगानी का गठन तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किसने किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, बलबन, ठीक है। गुलाम वंश का ही शासक था, बलबन ने इसको समाप्त किया था, इस जो कि पहल को, तुर्कान चिहलगानी को। चलिए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ, देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो इसके पश्चात आराम शाह, ठीक है, आराम शाह ने जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना और लगभग 8 माह तक वो शासक किया और उसकी हत्या यानी कि आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी। उसके पश्चात ये 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केवल और केवल एक सही है। देखिए 7 क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि वह सुल्तान जिसने तैमूर तथा शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। तैमूर तथा शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया और वह सुल्तान कौन था, तो खिल्जी खान, ठीक है, खिल्जी का ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और खिल्जी का कौन था, सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट वन की रैयत आला उपाधि थी किसकी, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी,
तो रैयत आला की उपाधि किस खान ने धारण की थी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था और वह सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? महमूद गौरी, ठीक है, तो महमूद गौरी ने किसे छोड़कर के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट्स आपके पास दिया गया और तीनों पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 से 98 के मध्य हुआ था, ये पॉइंट भी सही है। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर के उपज का 1/4 भाग कर दिया था, तो ये पॉइंट गलत होता है क्योंकि यहाँ पे 1/4 भाग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा किया था, 1/2 कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो 1/4 बात कही जा रही है वो क्या था, जो खम्स हम देखते हैं, खम्स यानी कि खम्स का मतलब क्या होता था, जो लूट का धन होता था उसको खम्स कहा जाता था। ये होता था राजा का हिस्सा, यहाँ पे 1/4 हुआ करता था, लूट का 1/4 हिस्सा राजा का हुआ करता था। तो यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में फारसी की प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे? फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के साथ साथ अमीर हसन रहते थे किसके दरबार में? और यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बलबन के समय में रहते थे, बलबन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित कराया? टोकन करेंसी कह सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? 1329 से 30 के मध्य, और ये चला गया था एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रखा होगा, मैंने कल दिल्ली सल्तनत दिया था, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपको, क्वेश्चंस देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन देखिए फ्रेंड्स अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है कि एसआई प्री में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली के इतिहासकारों ने इन्हें विरोधों का मिश्रण कहा। तो पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है, क्योंकि विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, एमबीटी को कहा गया। तो पहला पॉइंट से हमारा गलत हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। इन्होंने 2 नवीन कर यानी कि चराई और गडी कर को शुरू किया था, बिल्कुल सही है, ये स्टार्ट की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के धार्मिक नीतियों का व्यापक जानकारी हम तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है, और साथ ही साथ तारीख़ फिरोज शाही की जो लेखक थे कौन थे? ज़ियाउद्दीन बर्नी थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे सभी सही है, लेकिन ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है? अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? कल के वीडियो में हम लोगों ने लाइक का टारगेट रखा था 800 लाइक्स, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देखकर। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ पूरे 900 लाइक्स। ठीक है, 900 लाइक्स जितना आप लोग लाइक करेंगे उससे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, और मैं आपके साथ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक करने में क्या जाता है यार, एक लाइक ही तो करना है। दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही नहीं, आपको अमीर कोही होगा। देखिए अमीर कोही कभी कभी लिखता है, कभी कभी दीवाने कोही लिखता है, तो कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? तो दीवाने कोही नामक जो विभाग की स्थापना की गई थी किसके लिए? तो कृषि के विकास के लिए, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी को हम लोग किस नाम से जानते थे? चौधरी। ए विल बी करेक्ट आंसर, चौधरी। जौनपुर नगर निम्न की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर जो नगर है निम्न स्मृति में किसकी स्मृति में इसको स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होता है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर शाहदास माना था? अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर शाहदास माना था किसने? तो सही आंसर गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि खिदमती क्या है? तो बताइए कि खिदमती क्या है? खिदमती का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है कि पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देह कर को कहते थे खिदमती। नेक्स्ट वन बनता है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये आक्रमण जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिना इनसे पूछे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शासन पूछा जा रहा है किसके समय में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो हम लोगों ने कल की वीडियो में आपको क्या दिया था? पृथ्वी के जो सौरिक संबंध है उसके बारे में, तो वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिया है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? और वो तिथि होती है 23 सितंबर 21 मार्च, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी नहीं, बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि कह सकते हैं। पृथ्वी की बात अगर करें तो पृथ्वी हमारा जो कि आकार के अकॉर्डिंग हम देखें तो सौरमंडल में दूसरा सबसे जो हमारा है वो शनि है, लेकिन पृथ्वी हमारा पांचवा बनता है, पांचवा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 389 सदस्य, ठीक है, 389 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि ये पॉइंट गलत होता है क्योंकि स्थायी नहीं, इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य के रूप में 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, जो कि बिल्कुल सही है। तो वो अलग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस सभा का बहिष्कार किया था। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कह सकते हैं संघीय संविधान समिति, संगीत नहीं यार, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही है। अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल ये भी सही है। लेकिन संघ शक्ति समिति राजेंद्र प्रसाद नहीं। संघ की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम JLN को टिक कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने कथन वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि आपने जो भी चीज़ पढ़ा होगा वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते और आपको वो चीज़ याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कथन के फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या सही होगा, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो थी 33 थी, और उसी तरह से संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों 1, 2 सही है। नेक्स्ट वन बनता है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था?
होना निश्चित किया गया था। तो ऊपर में देखा था 389 सदस्य थे, ठीक है, 389 सदस्य होने थे। तो इन सभी को आप जोड़ करके देखिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि पहला मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सरदार बालदेव सिंह रक्षा विभाग, इनका बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, इनको मिला था, बिल्कुल सही। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, ये भी सही है। लेकिन गलत यहाँ पे हो जाता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ये पॉइंट गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि अब्दुल कलाम आज़ाद को कौन सा विभाग मिला था, तो शिक्षा विभाग दिया गया था इनको, शिक्षा विभाग। और जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको मिला था। देखते हैं कितना आपने अच्छे से पढ़ा था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके साथ था, किसके संबंध में सही होगा बताइए। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो पूर्णतः शामिल किया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। यानी प्रस्तावना के संबंध में हमें बात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए और एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि क्या सही होगा। हमें सही कथन ही चुनना है, तो काफ़ी आराम से पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बेरूबारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही था, ठीक है। बेरूबारीवाद जो कह सकते हैं 1960 से संबंध है और इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, जिसके तहत निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था। और पहली बार संशोधन जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 था, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी 1, 2, 3 यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। सारे क्वेश्चंस लगभग आपके जो मैंने टॉपिक्स दिए थे उन्हीं टॉपिक्स में से, इधर उधर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। लास्ट में हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लैमार्क, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लैमार्क। देखिए यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया और इसका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना गया। वह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक था और इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लैमार्कवाद का मूल्य सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल्य सिद्धांत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट्स मैंने रखा है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर आपने लूसेंट को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये छोटा सा नोट दिखा भी होगा कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो। चलिए अब इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेंटोलॉजी, ठीक है। टेंटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेंटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्यों में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 100 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की गुणसूत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है।
तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुणसूत्र का नामकरण वाल्टेयर ने 1888 में किया था, बिल्कुल सही है। जिन कार्य की इकाई जो होती है न्यूटन होता है, तो देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जिन कार्य की जो इकाई है मैं आपको बता दूं कि उसका सिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिस्ट्रॉन होता है, जबकि जो न्यूटन है वो किसका है, तो उत्परिवर्तन का इकाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या, ऑप्शन ए, केवल और केवल एक। ये सभी चीज़ें लुसेंट में दी गई है, आपने पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन शब्द किसने बनाया था, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि WN जोहानसन जो थे उन्होंने जिन शब्द को दिया था। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका के रूप में हम लोग माइकोप्लाज्म को जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में एक नोट दिया था, उसमें बताया था कि DNA जो होता है वो केंद्रक के अलावा, और कह सकते हैं केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हरित लवक में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन की किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, किसने प्रस्तुत किया, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट वन है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि एक पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाली प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, डेविड हेयर ने, डेविड हेयर ने की थी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। नेक्स्ट वन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो सही आंसर यहाँ पे होता है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है धन के निकास, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, धन के निकास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, नथुला और जैलेपला दर्रा कह सकते हैं कि सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, सतलज, क्लियर, सतलज, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी एक तरफ आपका नदी दी सॉरी झील है और दूसरी तरफ राज्य है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो लोकटक झील कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, मणिपुर में, ए का 4 के साथ यहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से ध्यान रखिएगा पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी का हम 3 के साथ मैच कर सकते हैं। लोनार झील की बात करें तो ये महाराष्ट्र में और हाल ही में इसको रामसर साइट में भी जोड़ा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बुल्लर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जबकि सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट वन की अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला में जो स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको हम लोग साल्टो एंजल के नाम से जानते हैं, एंजल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से कि वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए 50 क्वेश्चन को कवर किया। अब बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन ये कि वर्ष 2020 में इस वर्ष की महिला विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई, यानी कि 2020 में जो महिला विज्ञान कांग्रेस हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो बेंगलुरु में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस होता है वो भी बेंगलुरु में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों की पहचान करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया, यानी आरबीआई ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था जो दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहचानने में हेल्प करेगा, और उसका नाम क्या था, मनी, MANI, ठीक है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि वर्ष 2020 में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, यानी 2020 का करंट अफेयर्स में पूछा रहा है कि राष्ट्रीय जो तीसरा युवा खेल है उसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया गया था गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2021 में जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, तो कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जानवरों के लिए देश का पहला युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। मैंने करंट अफेयर्स का 800 क्वेश्चंस कराया पूरे आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अगर आपने नहीं देखा है तो यार आपकी ये गलती है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। 800 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, मेरठ। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदल करके क्या रख दिया। जो रेलवे सुरक्षा बल था आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नया नाम क्या हो गया। तो इसका नया नाम हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला क्वेश्चन की हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे सम्मानित किया गया। तो पीयूष जायसवाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 में दिया गया हाल ही में, ये किससे सम्मानित किया जाएगा। तो सिंधी के इतिहासकार हैं और सही आंसर होगा वासुदेव मोही। ठीक है, वासुदेव मोही। तो मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन उसका राइट आंसर मैं खुद बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वासुदेव मोही को उनके किस कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो वीडियो को रोक करके चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि चेक बुक के लिए, ठीक है, चेक बुक के लिए अपने प्रथम उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए वार्षिक कह सकते हैं कि हेमिंगवे पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। सही आंसर हो जाता है रुचिका तोमर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रुचिका तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। प्रॉपर्टी के नीलामी के लिए लॉन्च किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है ई विक्रय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ई विक्रय। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया। क्यूज का क्वेश्चन ये है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 60 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे। थोड़ा सा टफ मैंने क्वेश्चंस को किया था कथन वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड करके, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक्स में पढ़ा था कि उस क्वेश्चंस को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ करके नॉलेज गेन कर सके। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। जो भी आपकी राय है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके राय को ज़रूर देखते हैं, सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और जितना भी हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।